नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने कोशिका के बारे में कुछ बताया था। यानी कोशिका के बारे में बेसिक नॉलेज दे दिया था। कोशिका का खोज किसने किया, बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके इस चैनल पे पिछले वीडियो को देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आइए आज हम कोशिका के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। आइए पहले कोशिका का हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कोशिका कुछ इस तरह का होता है। कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। और कोशिका के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और कुछ छोटा। चलिए आगे बताएंगे जैसे जैसे याद आएगा। चलिए और जो भी पता चलेगा हम आगे बताते जाएंगे। तो चलिए आइए अब हम वन बाय वन एक एक चीज़ों को समझते हैं। आइए पहले समझते हैं ये माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है। आइए अब हम माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया का ऊर्जागृह कहा जाता है क्योंकि जब हमारा ब्लड यानी आरबीसी ऑक्सीजन को लेकर के पूरे बॉडी में फैलाता है तो हमारी कोशिका में जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। और ऑक्सीजन को ग्रहण करके इसके अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रेब्स चक्र। और उस क्रेब्स चक्र के दौरान ये ऊर्जा का निर्माण करता है। ये ऊर्जा का निर्माण करता है। यही कारण है कि हम लोग माइक्रोकॉन्ड्रिया का ऊर्जागृह भी कहते हैं। दूसरी बात है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि अगर इनमें से कोई सा भी अंग अगर काम करना बंद कर दे या कोई सा भी खराब हो जाए, जैसे कि सेंट्रोसोम या राइबोसोम, ये अगर खराब हो चुका है तो इसे नष्ट करने का, इसे खत्म करने का काम लाइसोसोम का रहता है। चलिए अब हम लाइसोसोम की बात करते हैं। लाइसोसोम में एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो कि इन सभी चीज़ों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। अगर इसमें से कोई सा भी अंग खराब हो गया या काम नहीं कर रहा है तो ये लाइसोसोम उसे नष्ट कर देता है। यानी लाइसोसोम का काम हो गया नष्ट करना, इसलिए हम इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। दूसरी बात, अगर इन सब में से अगर सभी काम करना बंद कर देते हैं, जैसे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर ये सभी चीज़ें काम करना बंद कर देते हैं तो लाइसोसोम अपने शरीर को फाड़ करके इन सभी चीज़ों को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं गोल्गी बॉडी की तरफ। गोल्गी बॉडी का काम है ऊर्जा का स्थानांतरण करना। जैसे कि हम काम करते हैं तो अगर हम हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो हमें हाथ में ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर हम दौड़ते हैं तो हमारे पैर में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बोलते वक्त जीभ में। तो हमारा जो एनर्जी है, जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, वो सभी कोशिका से उस जगह पे लाना जहाँ पे एनर्जी का ज़्यादा ज़रूरत है, उसी का काम रहता है इस गोल्गी बॉडी का। यानी ऊर्जा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम गोल्गी बॉडी का होता है। अब आगे बढ़ते हैं वैक्यूल्स की तरफ। वैक्यूल्स मतलब होता है रसधानी, यानी भोजन रसधानी नहीं। वैक्यूल्स, हमें पता है कि हमारे शरीर में 75% वाटर है। 75% वाटर, इसका मतलब ये नहीं कि वाटर हमारे पेट में है यानी कि स्टोमक में है। 75% वाटर जो है हमारे पूरे सेल में यानी पूरे बॉडी में है। और वो जो हमारे पूरे बॉडी में कहाँ रहता है स्टोर, तो वैक्यूल्स में। गर्मी के मौसम में जो पसीना निकलता है वो वैक्यूल से ही निकलता है। अब आगे हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो जैसे हमारे शरीर को एक आकार देकर रखता है कंकाल, ठीक उसी तरह से कोशिका को एक आकार देकर रखता है जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप में होते हैं, एक होते हैं स्मूथ और एक होते हैं रफ। स्मूथ होता है उसमें वसा का निर्माण होता है और रफ होते हैं उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। तो रफ जी किसके कारण हुआ, रफ हुआ राइबोसोम के कारण। और जो स्मूथ है वो किसके कारण है, तो वह है वसा के कारण। यानी स्मूथ वाले पार्ट में वसा रहता है और रफ वाले पार्ट में राइबोसोम रहता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। इसका आगे हम देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम मैंने अभी आपको बताया, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन करना। यानी कभी कभी हम देखते हैं एक्सीडेंट में या कहीं चोट लगने पे हमारे शरीर से स्किन कट जाता है या और भी कई कारणों से हमारा स्किन कट जाता है, फट जाता है।
तो हमारे स्किन पे नए स्किन लाने का कार्य या जख्मों को ठीक करने का काम यही सेंट्रोसोम का रहता है। सेंट्रोसोम का कार्य रहता है कोशिका को विभाजन करना, यानी एक कोशिका से नए नए कोशिका का निर्माण करना। इस सेंट्रोसोम के कारण ही हमारे शरीर में नए नए कोशिका का निर्माण होता है, जिससे हमारे कटे छटे हाथों में फिर से नए से एक परत या स्किन की एक नई सी परत आ जाती है। वो काम रहता है सेंट्रोसोम का कारण। अगर बात करें सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा विभाजन कहाँ पे होता है, तो है हमारे लीवर में। यानी लीवर में कोशिका विभाजन बहुत ही तेज़ी से होता है। अगर बात करें लीवर की, तो लीवर अगर कट जाए या उसमें कुछ खराबी आ जाए तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। आपने सुना भी होगा कि लीवर बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अगर कोई ऐसा शराबी वगैरह के जिससे लीवर खराब हो जाता है तो कुछ ही महीने में उसका लीवर सही हो जाता होगा, आपने ये सुना होगा। तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर में। तो आपसे अगर कोई पूछे कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो आप बोल सकते हैं लीवर में। अगर हम बात करें सबसे कम कोशिका विभाजन की हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में सबसे कम कोशिका विभाजन होता है हमारे ब्रेन में। कम नहीं बल्कि कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। हमारे ब्रेन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला न्यूरॉन NEURON, और दूसरा हमारा है गिलियल सेल। गिलियल सेल न्यूरॉन जो है 90% होता है, जबकि गिलियल सेल हमारा 10% होता है। इसी गिलियल सेल में कोशिका विभाजन होता है। बाकी के 90% जो न्यूरॉन का बना हुआ है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसी कारण से आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल करें। यानी हमारे ब्रेन में थोड़ा भी खरोच आया तो ठीक नहीं होगा, चाहे आप कितना भी दवा क्यों ना खा लो। यही कारण है कि पुलिस या फिर पेरेंट्स लोग ये हम लोग को राय देते हैं कि हमेशा हेलमेट लगा कर ही बाइक चलाएं। और शरीर के किसी पार्ट में अगर नुकसान होता है तो सेल डिवीज़न करके, कोशिका विभाजन करके हमारे शरीर को मरम्मत कर देगा। लेकिन अगर हम बात करें हमारे ब्रेन की, तो न्यूरॉन में सेल डिवीज़न नहीं होता है, यानी वहाँ एक खरोच भी लगा तो ठीक नहीं होगा। बाकी का जो 10% है गिलियल सेल, इसमें कोशिका विभाजन होता है। अब इसी के कारण हमारे ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर होता है। आपने ये सुना होगा कि ब्रेन ट्यूमर किसी का, आपने सुना ही होगा कि किसी का ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है तो फिर ब्रेन ट्यूमर होता क्या है, तो ब्रेन ट्यूमर होता कैसे है? तो इसी कारण से, ये गिलियल सेल के कारण ही हमारे ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर होता है। ट्यूमर है क्या, तो जो कोशिका जो है बहुत तेज़ी से जब वृद्धि करने लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं या कैंसर बोलते हैं। जैसे कि हमारे शरीर का कोई से भी पार्ट है, स्किन है या कहीं भी है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा, मान लीजिए कि एक्सीडेंट में किसी का 10 कोशिका डेड हो गया, तो 10 के अगर जगह अगर 20 बना ले या 15 बना ले तो सही है। और वही 10 की जगह लाखों की संख्या में कोशिका विभाजन हो रहा है तो वही हम लोग उसी को कैंसर बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए एक बार इसे रिवीजन कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कोशिका के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था कोशिका सबसे छोटी इकाई है, कोशिका सबसे छोटा नहीं होता है। कोशिका के अंदर भी कई सारे चीज़ होते हैं, जैसे कि लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागिरी कहते हैं क्योंकि ये आरबीसी से ऑक्सीजन को लेकर के क्रेब्स चक्र चलाता है, जिसमें इसे ऊर्जा का निर्माण होता है और ये हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। दूसरा है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग आते हाथे की थैली कहते हैं क्योंकि इसमें एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो किसी भी चीज़ को नष्ट करने के लिए काफ़ी होता है। और अगर इसमें से, यानी हमारे कोशिका में से अगर सभी चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं तो ये लाइसोसोम खुद को नष्ट कर लेता है और ये पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा हमने देखा गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का क्या काम देखा कि जहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है तो गोल्गी बॉडी ऊर्जा का वहाँ पे स्थानांतरण करता है। यानी कि अगर हमारे पैर में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता है दौड़ते वक्त, तो गोल्गी बॉडी सारे शरीर की ऊर्जा को पैर के पास पहुँचाता है। दूसरा है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में वाटर स्टोर रहता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे शरीर में 65% वाटर है, तो जो 65% वाटर है वो इसी वैक्यूल्स में स्टोर रहता है। थर्ड हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस तरह से हमारे शरीर को कंकाल एक आकार देकर रखा है, उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को एक आकार देकर रखता है। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। और इसके बाद है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है, जिसके कारण से ही हमारे शरीर में जो भी कटे छट्टे या घाव होते हैं वो ठीक हो पाते हैं। मैंने बताया सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन लीवर में और सबसे कम यानी नहीं होता है कहाँ, तो वह हमारे ब्रेन के न्यूरॉन में। इसके बाद है हमारा
केंद्रक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है डीएनए, आरएनए। तो इसके बारे में हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें छूट गई हो, ये पहला वीडियो है, इसी वजह से कुछ कुछ गलतियाँ मुझसे भी हो गई हो, तो इग्नोर करें उसको। धीरे धीरे मैं उसे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि इसमें इसके आवरण यानी कोशिका झिल्ली ये छूटा। कोशिका झिल्ली क्या होती है? तो कोशिका झिल्ली एक पतली मुलायम लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, और ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन का। अगर बात करें पादपों में तो बना होता है सेल्यूलोज का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।